ज्ञान सुधा सक्सेस साथी प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं नेट जेआरएफ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित। नेट के जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी में या दूसरे टॉपिक में, उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस जैम में भी आते हैं। जैम के बारे में आपको पता ही होगा। आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अगर आपको एमएससी करनी है तो जैम का एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना होता है। तो आइए इससे पहले कि हम पहला क्वेश्चन आज का सॉल्व करते हैं, 13C NMR के डीईपीटी के बारे में कुछ बातें जान लें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के बारे में डिटेल्स नॉलेज जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ टिप्स के सहायता से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए आज हम जानते हैं डीईपीटी के बारे में कुछ जानकारियाँ 13C NMR के लिए। तो अगर डीईपीटी 45 डिग्री है, ऑल प्रोटोनेटेड कार्बन शो पीक्स, यानी सभी जो प्रोटोनेटेड कार्बन जैसे CH, CH2, CH3 इस तरह के जो कार्बन होते हैं, सभी डीईपीटी 45 में कोई ना कोई पीक प्रदर्शित करेंगे। डीईपीटी जो 90 डिग्री का होता है, उसमें केवल CH कार्बन यानी CH2 और CH3 नहीं, केवल CH कार्बन जो है वो पीक प्रदर्शित करते हैं। और डीईपीटी 135 डिग्री में ये सभी यानी CH, CH2, CH3 सभी पीक प्रदर्शित करते हैं, परंतु जो CH2 होता है वो नेगेटिव पीक से मतलब है अगर ये बेसलाइन है तो पीक इसके उल्टी दिशा में नीचे की ओर होगी, और CH एंड CH3 गिव पॉजिटिव पीक्स, यानी CH और CH3 जो हैं वो ऊपर के और पॉजिटिव पीक्स इनको कहा जाता है। ये CH और CH3 ये पीक प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको याद रखना हो तो आप इसमें से इस तरह से याद रख सकते हैं कि CH2 जो है वो नेगेटिव देगा, बचा CH और CH3 वो पॉजिटिव देंगे। अपने आप दोनों चीज़ों को आप इकट्ठे याद करेंगे तो एग्जामिनेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे। 45 में सभी प्रोटोनेटेड कार्बन, आपको ये ध्यान रखना है। 90 पे सिर्फ CH और 135 पे CH2 नेगेटिव। तो इतना सा अगर आप ध्यान रख लें तो आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। 13C NMR डीईपीटी का डेटा दिया हुआ है, वो भी 135 डिग्री का डेटा दिया हुआ है, और इन्होंने जो हमको डेटा दिया है कि नेगेटिव पीक्स एट, देखिए नेगेटिव पीक कहाँ कहाँ पर है, 1, 2, 3 और 4। सबसे पहले जो अपने को काम करना होता है NMR जब हम सॉल्व करते हैं कि पीक्स की संख्या, तो नेगेटिव पीक्स जो है वो 4 है और पॉजिटिव पीक जो है वो 1 है। तो हमें वो इनमें से ऑप्शन में से स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा जिसमें 4 नेगेटिव पीक और 1 पॉजिटिव पीक हों। पॉजिटिव पीक और नेगेटिव पीक का मतलब हमने अभी देख लिया था। नेगेटिव पीक यानी CH2 हो और पॉजिटिव पीक यानी CH और CH3 हो। तो इन स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं। CH2 की संख्या देखते हैं कितनी है। CH2, 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 CH2 यानी 4 नेगेटिव पीक्स हैं, और ये एक CH है तो ये एक पॉजिटिव पीक है। तो देखिए जो पहला हमने ऑप्शन किया वही आंसर के साथ मैच कर गया है। हमें ये शक हो सकता है कि जो यहाँ डेल वैल्यूज़ दिए हुए हैं उससे ये मिलता जुलता ही कोई और भी इस तरह से -1 और -4 और +1 वाला कोई ऑप्शन है कि नहीं, तो दूसरे को भी देख लेते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन है, इसमें हम ढूंढते हैं CH2 कितने हैं, 1, 2, तो 2 CH2 हैं इसके अंदर, यानी 2 नेगेटिव पीक्स होंगे। तो आगे अपने को देखना ही नहीं क्योंकि 4 नेगेटिव पीक्स की ज़रूरत थी। इसको देख लेते हैं, इसमें नेगेटिव पीक्स कितनी है, 1 और 2 और 3, क्योंकि ये भी CH2 है तो इसमें 3 नेगेटिव पीक्स हैं। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें चाहिए 4 नेगेटिव पीक्स, इसके पास हैं 2, तो ये कैंसिल, अब तक ये सही बैठ रहा है। इसमें ढूंढ लेते हैं नेगेटिव पीक्स कितने हैं। नेगेटिव पीक्स में 1 CH2, 2 CH2, ये 3 CH2, तो यहाँ पर -3, 3 CH2 हैं, तो ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं बैठता है। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम अपने आंसर तक पहुँच गए हैं, और हमको इन वैल्यूज़
के बारे में को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमने आसानी से इसको सॉल्व कर दिया सिर्फ संख्या गिन के कि नेगेटिव पीक्स CH2 के यहाँ पर कितने हैं या CH3 यहाँ पर कितने हैं। तो इस तरह से हमने इस आंसर को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। लेकिन फिर भी एक बार इसकी डिटेल्स जो हैं उस स्क्रीन पे देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बनाए हुए जो करेक्ट ऑप्शन का था, और उसके जो डेल वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए दिए हुए हैं। आपको मालूम है कि इन डेल वैल्यूज़ का एक चार्ट होता है, और चार्ट से ये संख्याएं ली गई हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व हमने किया है। यहाँ देखिए सेकंड जो था उसमें 3 नेगेटिव और 3 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पीक्स थे, तो जो हमारा ऑप्शन नहीं था। इसी तरह से यहाँ 2 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव थे, जो भी हमारे ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। यहाँ 1 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव था इस स्ट्रक्चर के लिए, जो कि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। और हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को किया है बिना डिटेल DEPT के जाने हुए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे स्क्रीन पे जो है वो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं किस चीज़ के लिए, कि कौन सा इनमें से करेक्ट कंपाउंड है जो इस डेटा को मैच करता है। IR के लिए दिया हुआ है 1690। 1690 देखते ही सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट सिग्नल है, इम्पॉर्टेंट पीक है, इम्पॉर्टेंट नंबर है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कीटोन जो है यहाँ पर 1690 में देते हैं। तो सबसे पहला काम हमें इन चारों ऑप्शन में से कीटोन ढूंढना है। कीटोन के अलावा जो है ऑक्सीजन, उसको अपने को उसको हमें नेगेट करना है। तो हम ये देखते हैं कि ये एस्टर है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दिस इज़ ऑल्सो एस्टर, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी हमारा आंसर इन 1 और ऑप्शन नंबर 3 से होता है। नेक्स्ट हमारा ध्यान जाता है 1H NMR में। 1H NMR में हमारे पास जो ऑप्शन है ये है पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ये है मेटा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड की खासियत ये होती है, इससे पहले वाले जो वीडियो हैं उनमें भी मैंने आपको बताया है कि पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स जो होते हैं वो डबलेट और डबलेट, 2 डबलेट्स ये प्रदर्शित करते हैं। कैसे पहचान करें? उन दोनों डबलेट के कपलिंग कांस्टेंट की या युग्मन जो स्थिरांक है उसका जो मान या उसकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। सो लेट अस सी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6.9 और 7.8 यानी एरोमेटिक प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। ये भी डबलेट है और ये भी डबलेट है, तो ये डबलेट ऑफ डबलेट की बात कर रहे हैं। और आगे अपने को अगर डाउट हो तो कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू देखते हैं, J = 8, और यहाँ पर भी देखते हैं J = 8, यानी ये एक ही संकेत की बात कर रहे हैं और डबलेट ऑफ डबलेट है, जिससे ये कन्फर्म होता है कि ये पैरा सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के डेटा हैं। तो ये तो मेटा है, तो हमने इसको कैंसिल किया। हमने आगे कुछ देखा ही नहीं, उससे पहले ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन क्योंकि हम एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 2 वैल्यूज़ याद रखते हैं, 2.5 और यहाँ पर एक है 3.8। देखिए 2.5 और 3.8 जो है वो दोनों जो है 3H के लिए हैं, दोनों के दोनों सिंगलेट हैं। तो ये जो 1690 का जो वैल्यू था वो C+O के लिए था, और यहाँ पर 2.5 और 3.8, ये 3.8 यानी ज़्यादा डी शील्डेड प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं। ज़्यादा डी शील्डेड इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली ऑक्सीजन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे ये जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींच लेता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये डी शील्डेड हो जाता है, और डी शील्डेड होते ही डेल की वैल्यू हाई हो जाती है। तो 3.8 इसके लिए होगा। और यहाँ जो ये CH3 प्रोटॉन्स हैं 3, वो इसके एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये कार्बन है तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप एटम जो है वो कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, लेकिन ये भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, और इसके एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट की वजह से इसकी भी डीशील्डिंग होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि इस केस में हुई थी। तो ये इसका जो डेल का वैल्यू आएगा वो 2.5 आएगा, और 3.8 इस वाले मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन्स के लिए होगा। इसके अलावा क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं C+O है, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स खींचता है अपनी ओर, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचता है, और ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है इसके साथ। और यहाँ अगर हम देखें कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स देता है।
तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, यानी ये डी शील्डिंग कर रहा है और ये शील्डिंग कर रहा है। तो डी शील्डिंग में डेल की वैल्यू होती है हाई, तो यहाँ जो होगा ये दोनों प्रोटॉन्स जो हैं वो 7.8 में आएंगे और ये दोनों प्रोटॉन्स जो हैं वो 6.9 में आएंगे। ये इसकी पूरी डिटेल्ड स्टडी थी, जिसकी अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं थी एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं जैम और नेट दोनों की, इसलिए हमें जानकारी होना ज़रूरी है। यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। देखिए ये कीटोन की वैल्यू थी और एस्टर के लिए 170 डेल पे आ रहा है 13C और ये आ रहा है 197। ये डेटा अपने पास दिया हुआ था और इसलिए ये जो डेटा है वो कीटोन को सपोर्ट करता है, जैसे कि IR। और इसके डेल वैल्यूज़ के बारे में हमने और इनके डेल वैल्यूज़ के बारे में चर्चा हमने इससे पहले कर ही ली थी। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, आइए जान लेते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में कुछ बातें। सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में कुछ बातें। दो ट्रांजिशंस हमारे स्क्रीन पे हैं, N से लेके पाई एस्ट्रिस्क और ये है पाई से लेके पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन, नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन या संक्रमण हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। दो एक्सक्यूज मी, दो अलग अलग कंडीशंस में, एक तो नॉन पोलर और एक पोलर सॉल्वेंट, अध्रुवीय और ध्रुवीय विलायकों में क्या हाल होता है इनका, वो देख लेते हैं हम। कि यूवी स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं कि नॉन पोलर में अगर ये दूरी है एनर्जी की, तो पोलर सॉल्वेंट आते ही जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका स्थायित्व अधिक बढ़ जाता है। पाई एंटी बॉन्डिंग का भी स्थायित्व बढ़ता है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग की तुलना में स्थायित्व ये ज़्यादा बढ़ा स्थायित्व, इसकी एनर्जी कम घटती है, यानी स्थायित्व कम प्राप्त होता है, जिसकी वजह से पोलर सॉल्वेंट ध्रुवीय विलायक में N से लेके पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन की ऊर्जा या एनर्जी बढ़ जाती है। ये ज़्यादा वैल्यू है, ये कम वैल्यू है। और जैसे ही एनर्जी हाई होती है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ये हमें मालूम है, और लैम्डा का मान कम हो जाएगा, और जिसको कहते हैं हम रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। यानी N से लेके पाई एस्ट्रिस्क में सॉरी मैं उल्टा बोल गई हूँ, लैम्डा की वैल्यू घट जाती है, यानी इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट और इसको कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। मैं इसको लिख ही देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो दोबारा इसको एक बार कर लेते हैं कि एनर्जी का मान हाई हो गया, फ्रीक्वेंसी का मान उसके साथ ही हाई होता है, लैम्डा का मान जो है घट जाता है, जिसको हम कहते हैं लैम्डा घट गया, जिसको कहते हैं हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट, और इसको कहते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक उसके उल्टा जो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमने पोलर सॉल्वेंट लिया तो पाई के कंपैरिजन में, ये पाई था, पाई के कंपैरिजन में पाई एंटी बॉन्डिंग का स्थायित्व ज़्यादा हो जाता है, और जिस वजह से ये जो एनर्जी का डिफरेंस है नॉन पोलर के तुलना में पोलर में ये एनर्जी का डिफरेंस, ऊर्जा का अंतर कम हो जाता है। अगर एनर्जी अगर कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी और लैम्डा जो है वो बढ़ जाएगी। लैम्डा जब बढ़ जाता है तो इस तरह के शिफ्ट को, कि पहले एनर्जी ज़्यादा थी अब एनर्जी कम हो गई, तो जो पीक या सिग्नल आता है वो भी अपनी जगह से अलग अलग सॉल्वेंट में, नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट में उसकी स्थिति या उसका पोजीशन अलग अलग हो जाता है, तो इसलिए उसको शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लैम्डा बढ़ गया, तो इसको कहते हैं रेड शिफ्ट या इसको कहते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट। तो ये बातों को हम ध्यान में रख लेते हैं। इतना पूरा अगर हम याद रखें तो हम एग्जामिनेशन में भूल सकते हैं। हम इतना सिर्फ याद रख लेते हैं कि N से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन में पोलर सॉल्वेंट में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। N से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन में पोलर सॉल्वेंट में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है, और इसका जस्ट उल्टा पाई से पाई एस्ट्रिस्क ट्रांजिशन में
पोलर सॉल्वेंट में हाइपरक्रोमिक या रेड शिफ्ट होता है। तो इतने को याद नहीं रखना है, इसको याद रखें, इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर है। या अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप रेड शिफ्ट को याद रखें कि पाई से पाई एस्टेरिस्क जाने में पोलर सॉल्वेंट में रेड शिफ्ट या हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ दिया हुआ है इन द यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड की यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है हमें अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनाइल यौगिक के लिए, और उन्होंने पूछा है कि सॉल्वेंट की पोलरता ध्रुवता अगर हमने बढ़ा दी, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ा दी यानी नॉन पोलर से पोलर कर दिया तो फिर क्या होगा। हमने अभी अभी देखा था कि एन से पाई एस्ट्रिक्स जो ट्रांजिशन है वो हिप्सोक्रोमिक हो जाते हैं और पाई से पाई एस्ट्रिक्स बैथोक्रोमिक हो जाते हैं। अभी हमने अपने डायग्राम में इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी ये जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। आप चाहे तो इनको पढ़ के देख लीजिए। एन टू पाई एस्ट्रिक्स अंडरगो बैथोक्रोमिक जो कि गलत है, और ये हिप्सोक्रोमिक है, ये गलत है। ये ना यहाँ इन्होंने एन टू पाई और पाई टू पाई दोनों के लिए बैथोक्रोमिक बोला है, वो भी गलत है, और दोनों के लिए हिप्सोक्रोमिक बोला है, वो भी गलत है। तो करेक्ट आंसर यही है कि एन से पाई एस्टेरिस्क ट्रांजिशन पोलर सॉल्वेंट में हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट दिखाते हैं। ये दिस वाज द करेक्ट आंसर, जो कि बहुत आसान था। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक नज़र देख लेते हैं कि IR फ्रीक्वेंसी में जो एमाइड की स्ट्रेचिंग है सी डबल बॉन्ड ओ की 1600 रेंज में है, 1700 के नीचे है। यहाँ आप देख सकते हैं NH जो है वो 3300 3100 के आसपास है, ये भी 3300 के आसपास है, ये भी 1600 1500 के बीच में है, और ये जो है जो लैक्टोन्स हैं साइक्लिक एस्टर्स आप जिसे कह सकते हैं 1300 से 1000 के बीच में है। आप ये याद रखिए कि यहाँ 2000 की रेंज में 2200 या 2000 और 2200 की रेंज में कोई भी एब्जॉर्प्शन जो साइक्लिक एस्टर्स है लैक्टोन्स या एमाइड की नहीं है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें देखिए एस्टर्स का दिया हुआ है। जो एस्टर्स का भी आप देखें कि कोई भी 2000 के आसपास का रेंज का यहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं है, चाहे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर हो। तो इसमें भी वो 2000 वाली रेंज इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और क्रियात्मक समूह हैं, और इसमें हमें जो याद रखना है वो डायज और एजाइड की बात याद रखनी है। ये देखिए, ये है 2000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये है 2200, ये 2200 के लिए है, ये 2200 के लिए है, ये वाला ये 2200 के लिए है, 2200 के लिए है, ये 2000 की लाइन है ये दोनों। और आप देख सकते हैं जो डायज़ो है वो और इसके बीच का जो है वो 2100 का रेंज है इस जगह पे। तो ये डायज़ो का जो है 2100 को टचिंग या उससे नीचे एब्जॉर्प्शन है, और जब हम एजाइड का देख रहे हैं उसका देख रहे हैं कि 2150 के आसपास इसकी एब्जॉर्प्शन है। तो ये अपने को याद रखनी है कि 2150 के आसपास जो है एजाइड का है। ये N डबल बॉन्ड N इसमें प्लस और माइनस चार्जेस मिडल और साइड के कॉर्नर के नाइट्रोजन के ऊपर है, और डायज़ो का जो है वो 2150 से नीचे है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इन्होंने पूछा है कि IR बैंड है 2150 सेंटीमीटर। देखिए आमतौर पे जो हमने अभी एजाइड और जो डायज़ो कंपाउंड के लिए हमने जो एब्जॉर्प्शन रेंज देखी है वो आम तौर पे बुक्स में इसके लिए अलग से बोला नहीं जाता, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम देख लेते हैं कि डायज़ो है तो ये आंसर नहीं है, इससे मैच नहीं करता। एस्टर मैच नहीं करता, एमाइड मैच नहीं करता, हमारा मैच करता है सिर्फ एजाइड
क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से होता है और जिसका एब्जॉर्प्शन IR पे 2150 सेंटीमीटर पर आता है। तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसके लिए हमें रेंज का अंदाज़ा होना ज़रूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे जो है वो 1H NMR से संबंधित है और हमें दिया गया है मेर्टिनल, और ये जो दो मिथाइल ग्रुप्स हैं इनके केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज़ के बारे में इन्होंने हमें पूछा है कि इनमें से इसका वैल्यू, इनके मिथाइल ग्रुप के जो एब्जॉर्प्शंस होंगे या केमिकल शिफ्ट्स होंगे वो इन चारों में से कौन से होंगे। देखिए इसके लिए क्योंकि इस तरह से देखने से भी हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है और यूँ देखें तो भी और बढ़िया अंदाज़ा होगा। मान लीजिए आपने इसका स्ट्रक्चर यूँ ही रहने दिया तो भी आप देख सकते हैं कि ये जो CH3 है वो डबल बॉन्ड के करीब है और ये सिंगल बॉन्ड ज़रूर है लेकिन फ्री रोटेशन सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस तरह से ब्रिज्ड कंपाउंड है ये। तो इसमें जो है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि घूम के ये CH3 इधर आ जाए और घूम के वो वाला CH3 रोटेट होके वहाँ चला जाए, क्योंकि रोटेशन, फ्री रोटेशन यहाँ संभव नहीं है क्योंकि ये और ये जो ब्रिज एंड है यहाँ जुड़े हुए हैं और इसके रोटेशन होते ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे। उसका मतलब ये दोनों CH3 जो है वो इक्विवेलेंट या एक समान नहीं है। एक CH3 जो है वो डबल बॉन्ड की ओर झुका हुआ है। डबल बॉन्ड में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या बाह्य मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसके डायमैग्नेटिक करंट्स, जो रिंग इसके करंट्स होते हैं, फील्ड इफेक्ट इसका अपना होता है और जिसकी वजह से इसके जो इन इलेक्ट्रॉन्स का जो असर होगा वो इसके ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह से कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन इस वाले मिथाइल ग्रुप के लिए नहीं है और इस वजह से जैसे ये है इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये ज़्यादा डी शील्डेड होगा और यहाँ पर जो है ये इनके पास है तो ये शील्डेड होगा, परिरक्षित होगा, जबकि इस वाले मिथाइल ग्रुप के लिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं हैं जो इसको परिरक्षित बाह्य मैग्नेटिक फील्ड से करें। तो ये शील्डेड प्रोटॉन्स हैं ड्यू टू दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि इसके प्रॉक्सिमिटी में इसके पास हैं। यहाँ कोई पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो इसको परिरक्षित या शील्डेड करें। हमें मालूम है जैसे ही शील्डिंग होती है, यहाँ देख लेते हैं, जैसे ही शील्डिंग होती है तो डेल का वैल्यू कम हो जाता है और हमें मालूम है कि डी शील्डिंग जैसे ही होती है तो डेल का मान जो है वो डी शील्डिंग के साथ हाई हो जाता है। तो अगर हमने ये स्ट्रक्चर ना भी बनाया तो भी चलेगा, बना दिया तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये जो है ये अपना शील्डेड प्रोटॉन है क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स के पास है, ये डी शील्डेड है तो इसका डेल का वैल्यू होगा कम और डी शील्डेड है तो डेल का वैल्यू होगा ज़्यादा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने दिया है 1.35 और 5.0 जो है वो बहुत हाई वैल्यू है, वो CH3 प्रोटॉन्स के लिए नहीं हो सकती है। CH3 प्रोटॉन जो है वो 0.9 या 1 के आसपास, 1 डेल के आसपास सिग्नल देते हैं तो 5 के आसपास ये सिग्नल नहीं देंगे, उनमें शील्डिंग या डी शील्डिंग हो सकती है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ जो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि ये 5 वाला वो तो कैंसिल हो गया क्योंकि इतनी ज़्यादा इसमें डी शील्डिंग नहीं है। और यहाँ आप देखें कि दोनों को 6 के 6 एक जैसे 1.22 पे बताया गया है। 6 प्रोटॉन्स एक जैसे नहीं है क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन्स 0.70 पे सिंगलेट दिखाया गया है, जबकि ये दोनों जो प्रोटॉन्स मिथाइल ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के समान नहीं हैं। तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल, इसकी वजह से नंबर 1 भी कैंसिल, बचता है ये नंबर 2, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हायर वैल्यू वहाँ होगी जो शील्डेड नहीं होगा, वो है ये, जैसे कि आपने देखा ये वाला यही है ये, और जो शील्डेड प्रोटॉन होगा ये जो कि पाई के पास है उसकी वैल्यू होगी कम,
दैट इज़ 0.74. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि आसानी से हम इसको डिराइव कर सकते थे. सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी.